अंबानी ने शादी में बहुत पैसा खर्चा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ज्ञानेंद्र तिवारी आपसे क्या लेना देना, जिसके पास पैसा है वो खर्चा करेगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है, और पैसा खर्च कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी की दिक्कत है, हरियाणा के चुनाव में अंबानी की शादी की भी एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी खबर है जो अगले 1 घंटे में आपको 8 से 9 में बताने वाला हूं। सबसे पहले यही बताता हूं, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबर जो 8 से 9 आपको जानना जरूरी है, देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, उस खबर को मैं बताता हूं। तो चलिए, सबसे पहले बात आज किसकी होगी? हरियाणा चुनाव की ही करेंगे। आज चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कह दिया है कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में हजारों करोड़ खर्च कर दिया है। चुनाव में ऐसा क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की। 10 साल बाद आज जम्मू कश्मीर में चुनाव बिना तनाव के खत्म हो गया है। अच्छी खबर है, अच्छी तस्वीरें आई हैं। तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कैसे नेपाल की बाढ़ ने बिहार को डुबा दिया है। इस बाढ़ से लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी परेशान हैं। विस्तार से दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। चौथी खबर में बात बाबा बागेश्वर की करेंगे। फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर विवाद हो गया है। बाबा के बयान पर मौलाना बहुत गुस्से में है, मौलाना नाराज हो गए हैं। क्या बयान दिया है बाबा ने जिस पर मौलाना गुस्से में, सब कुछ बताएंगे। पांचवी खबर में बात गरबे की करेंगे। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक गरबे का खूब हंगामा मचा है। सवाल यही कि गरबा करें कि गौमूत्र पिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानना चाहते हैं, सब कुछ बताएंगे। ये भी जुड़े रहिएगा। छठवीं खबर में बात करेंगे कांग्रेस की न्याय यात्रा की। प्रदेश अध्यक्ष न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं। न्याय यात्रा पर यह कैसा अन्याय बड़े नेताओं का, यह भी विस्तार से बताएंगे। सातवीं खबर में बात फिर से नाम की करेंगे। नाम में बहुत कुछ रखा है भाई, ये डायलॉग ठीक नहीं है कि नाम में क्या रखा है। और आखिर में आपको रिसर्च भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हरियाणा चुनाव में अंबानी की शादी की एंट्री हो गई है। और इधर आप देखिए, प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, मुकेश अंबानी दिख रहे हैं, उनके बेटे अनंत दिख रहे हैं और बहू राधिका दिख रही है। राधिका मर्चेंट ही नाम है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। और एक तरफ राहुल गांधी दिख रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा का चुनाव। हरियाणा के चुनाव में अंबानी की शादी की एंट्री हो गई है। बताइए, मुकेश अंबानी बड़े आदमी हैं, सबका शौक होता है बेटे की शादी धूमधाम से करें। अनंत अंबानी की शादी में अंबानी परिवार ने दिल खोल कर खर्चा किया, दिल खोल कर पैसा खर्चा किया। इतना खर्चा किया, देश विदेश में नाम हुआ। लेकिन कौन सोच सकता था कि अनंत अंबानी की शादी भी चुनाव का मुद्दा बन जाएगी, लेकिन बन गई है भाई साहब। हरियाणा में चुनाव है। राहुल गांधी सोनीपत में बोल रहे थे और चुनावी रैली में अंबानी के घर शादी का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लीजिए, फिर खबर पूरी विस्तार से बताएंगे। सुनाइए राहुल गांधी ने क्या कहा है। क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी हैं? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी? अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। राहुल गांधी को देखा शादी में? राहुल गांधी वैसे काहे नहीं गए शादी में? बुलाए तो होंगे, बड़े नेता हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी किसी की शादी में जाएं, मेरी शादी के समय अगर प्रधानमंत्री मोदी आते, मुझे बुलाने का सौभाग्य मिलता, चले आते तो मैं तो बहुत खुश होता। खैर, कहाँ अंबानी कहाँ मैं, लेकिन शादी का जिक्र हुआ तो मुझे अपनी शादी याद आ गई। राहुल गांधी कह रहे हैं मुकेश अंबानी के घर शादी में नरेंद्र मोदी गए और हम नहीं गए। अंबानी परिवार की जिस शादी का जिक्र हो रहा है, पहले उसकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। दिखाइए भाई, दिखाइए।
अंबानी परिवार देश का बड़ा उद्योग घराना है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी हो या राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, इन दोनों की प्रधानमंत्रियों के अंबानी परिवार से बेहद करीबी रिश्ते रहे। दो तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए, विस्तार से ही दिखाते हैं हर कुछ। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी परिवार की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर में मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ खाने की मेज पर साथ बैठे हैं। देख लीजिए सब कुछ, इतना कोई दिखा नहीं सकता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ये विस्तार न्यूज ही दिखाएगा, विस्तार न्यूज का रिसर्च ही दिखाएगा। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार में ही धीरू भाई अंबानी की किस्मत चमकी थी। रिलायंस को पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिला था, जिसके बाद धीरू भाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने अपना फोकस बदल दिया था और खूब सफलता मिली। सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में रिलायंस ग्रुप को प्राथमिकता दी गई। बीजेपी हो या विपक्ष, सभी पार्टियों के साथ अंबानी परिवार के अच्छे रिश्ते रहे हैं। यही कारण है कि सब कुछ बता रहा हूं, अंबानी परिवार की शादी में विपक्ष के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू परिवार, उद्धव ठाकरे परिवार संग पहुंचे थे और हाँ, खुद कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे थे। ये शादी जब चल रही थी, कोई सोचा था शादी भी चुनाव का मुद्दा बन जाएगा? आपने सोचा था कि रैलियों में अंबानी के शादी का जिक्र होगा? जुलाई में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी थी। इस शादी की पूरे देश में चर्चा हुई। खूब पैसा खर्च किया गया। अंबानी परिवार ने विदेशी मेहमानों को भी बुलाया। देश के तमाम दिग्गज पहुंचे। गरीबों को महीनों तक भोजन कराया, सामूहिक विवाह भी कराया। महीनों तक चले इस शादी की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, देश भर में चर्चा हुई। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में करीब 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुए थे। एक सेकंड ठहर जाइए, कितना? 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। भाई गजब। फिर से मुझे मेरी शादी याद आएगी, 1 करोड़ भी नहीं हुआ था। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब बेटे की शादी में शौक से 5,000 करोड़ का खर्चा कर दिया, तो इस पर राजनीति क्यों करना? गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर की शादी में उधार ले लेता है, लेकिन शादी ठाठ से ही करना चाहता है। बेटे की शादी है, बिटिया की शादी है, शादी भी तो एक यज्ञ है। आदमी तो सब कुछ खुशी में लुटाना चाहता है, दिखाना चाहता है। अंबानी बहुत पैसा भाई, तो शादी तो शौक की बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको ये सब खबर दिखा दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरीब का बेटा होगा तो गरीब भी सोचता है कि यार गांव में इतने निमंत्रण दे दूं क्या, ये बैंड बाजा बुला लूं क्या, ये वाला झालर लगवा लूं क्या, मंच को ऐसे सजवा दूं क्या, सोचते हैं। ये अपना निजी मामला है। खैर, सियासत करने वाले सियासत करते रहते हैं, हमारा काम है खबर दिखाना और फिर आगे बढ़ जाना। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? घाटी में बिना तनाव पूरा चुनाव हो गया है। वैसे ऐसा लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, घाटी में बिना तनाव पूरा हो गया चुनाव। समझ रहे हैं आप? ऐसा ही लिखना चाहिए, अच्छा लग रहा है। चलिए, 10 साल से जिस जम्मू कश्मीर को चुनाव का इंतजार था, 10 साल से भाई साहब, 10 साल से आज 3 चरण के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म हो गया है। आज तीसरे फेज के लिए जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर वोटिंग हुई और इसी के साथ सभी 90 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई, वोटिंग संपन्न हो गई। सोचिए, जब जम्मू में आर्टिकल 370 हटाया गया तो कितना दहशत था, खौफ में थे लोग। यही भ्रम फैलाया जा रहा था ना। जम्मू कश्मीर में चुनाव आसान नहीं है, लेकिन 3 फेज में हुई जम्मू कश्मीर के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि ये नए भारत की तस्वीर है। कुपवाड़ा, सांबा, बांदीपोरा, हीरानगर, सोपोर, जम्मू, तस्वीरें देखी। कभी ये धरा आतंक के दहशत से लाल थी। आज यहाँ लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग सीमा से लगे इन जिलों में वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव शांति से संपन्न हो गया, इसलिए तस्वीरें दिखाना जरूरी है। जम्मू चुनाव पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। आज के पहले आज तक हमारे लोगों ने कभी भी वोट नहीं डाला और ये हमारा जो तोहफा है, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है।
370 और 35 को हटाया और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग राइट दी और नागरिकता दी है। मेरी एज 84 है और मैंने वोट डाला, बड़ा खुश हुआ मैं। ये ना केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। बहुत लार्ज नंबर से सुबह से ही है, लॉन्ग क्यूज आप देख सकते हैं हर पोलिंग बूथ्स में। कितनी सुंदर तस्वीर है। नाचते गाते लोग कश्मीर में लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। ये दो तस्वीरें देखिए, एक जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की तस्वीर है और दूसरी आरएसपुरा से आई है। ये दोनों ही सीमा से सटे हुए सेक्टर हैं। अक्सर आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर से आतंक से जुड़ी खबरें आती हैं। कभी आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, मारे गए, कभी आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। लेकिन दुश्मन देश पाकिस्तान से सटे इन इलाकों में आज लोग झूमते नाचते वोट कर रहे हैं। और ये लोग जो झूम रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं भाई साहब। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार इनको वोटिंग का अधिकार मिला है, पहली बार। इसीलिए ये लोग जश्न मना रहे हैं। अच्छी तस्वीरें हैं, इसलिए सोचा विस्तार से दिखा दूं। देश दुनिया की जो भी अच्छी तस्वीर होगी उसको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। और अगर कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं, जम्मू नहीं जा पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि 10 साल बाद चुनाव कैसे हो रहा होगा, गोलीबारी और कहीं बम गोला बारूद तो नहीं चल रहा है, तो विस्तार न्यूज़ में 8 से 9 बैठ जाइए, देश दुनिया की पूरी खबर से अपडेट हो जाइए। चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगली खबर क्या है? नेपाल के पानी से बिहार परेशान है और छत्तीसगढ़ में जो आईएएस हैं बिहार के, वो भी परेशान हैं, अपने राज्य की चिंता कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश नेपाल बाढ़ से बेहाल है। डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखेंगे तो डर जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको तस्वीर दिखा दूं। नेपाल से आई इस भीषण बाढ़ पर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसी बाढ़ में हमारे मध्य प्रदेश के लोग भी फंसे हुए हैं। नेपाल से आए पानी से बिहार डूब गया है, देखते जाइए। और बिहार के लोग जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रह रहे हैं वो परेशान हैं, अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 2 दिन से बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। जो देख रहा है वही डर जा रहा है। आज सुबह ही बिहार के रहने वाले छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस और बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण ने ये वीडियो पोस्ट किया है, देख लीजिए। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में बाढ़ से बेहाल बिहार दिख रहा है। ऊपर से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी समंदर का नज़ारा हो, लेकिन ये बिहार के कई जिले हैं भाई साहब जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। नेपाल में 60 घंटे हुई लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, देख लीजिए विस्तार से, आपको सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखा देता हूं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ का पानी अब बिहार में भी आने लगा है। कोसी नदी पर नेपाल के बीरपुर बैराज से 6.61 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कितना? 6.61 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जबकि गंडक पर वाल्मीकि नगर बैराज से 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इतनी भारी मात्रा में पानी आया तो बिहार के 19 जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। करीब 16 लाख लोग बाढ़ से परेशान हैं। नेपाल से पानी आया तो अलग अलग जिलों में बने तटबंध टूटने लगे। ये हर साल बिहार में ये होता ही। बिहार में कोसी गंडक पर बने अब तक 7 तटबंध टूट गए हैं। कितने? 7 तटबंध टूट गए हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन बाढ़ में डूब गई है। गांव के गांव डूबने की कगार पे हैं। इतने लोग परेशान हैं तो तस्वीरें तो दिखाऊंगा ना। नेपाल से लेकर बिहार तक मची तबाही पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, आगे बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। नेपाल की बाढ़ में 23 लोग फंस गए हैं। 23 श्रद्धालुओं में डिंडोरी के 7 लोग शामिल हैं।
मंडला का 1, रीवा के 8 श्रद्धालु और जबलपुर के एक ही परिवार के 5 लोग समेत कुल 6 लोग नेपाल में फंसे हुए। बाढ़ में फंसे लोगों की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। जबलपुर प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। डिंडोरी जिले के किसी रहवासी हैं, उन्होंने हमको ये सूचना दी कि जबलपुर जिले के बड़गैया परिवार के 6 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। हो सकता है और भी लोग गए हों, इसलिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो जिले के निवासियों से ये अनुरोध है कि यदि उनके परिवारजन यदि वहाँ पे गए हैं तो वो सूचना दे दें कंट्रोल रूम पर, ताकि उनको यहाँ पर क्या आवश्यक सुविधाएं उनको मुहैया कराना और कैसे लाना है उसके बारे में व्यवस्थाएं की जा सके। अगर आप नेपाल में फंसे हैं तो परेशान नहीं होना है। प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, जल्द आपको सकुशल वापस लाया जाएगा। कलेक्टर की बात भी इसीलिए आपको सुनवा दी है। मध्य प्रदेश के लोग पशुपतिनाथ दर्शन करने गए थे। बाढ़ से ब्रिज, सड़कें सब बह गईं। नेपाल और बिहार में आई बाढ़ से अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग परेशान हैं तो तस्वीरें दिखाना जरूरी है, आपको सावधान करना जरूरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी चिंता जताई है, इसलिए हमने कहा कि आप सावधान रहें, परेशान ना हो, और अगर आपके घर वाले वहां फंसे हैं तो किस तरह की कोशिशें चल रही हैं ये सब भी आप 8 से 9 विस्तार में देख लीजिए, ताकि अपनों की चिंता आप छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। बागेश्वर बाबा पर गुस्से में है मौलाना। खबर क्या है, पूरी खबर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया है कि बवाल हो गया है। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं जब हवस का पुजारी बोलते हैं तो हवस का मौलवी क्यों नहीं बोल सकते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है पहले वो सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। सुना दीजिए। अच्छा, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं जानबूझकर हिंदुओं के दिमाग में प्रायोजित तरीके से इन शब्दों को दिमाग में भरा गया है। बाबा बागेश्वर ने कहा और विवाद शुरू हो गया। बागेश्वर बाबा के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपत्ति जता दी है। बाबा के बयान पर कैसे हंगामा मचा हुआ है, मौलाना कितने गुस्से में है, ये भी तो सुन लीजिए, सुनाइए। बाबा बागेश्वर धाम का बयान कि हविस का पुजारी हो सकता है तो मौलाना क्यों नहीं, ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है। मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो मुस्लिम समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना करता है कि उसके उलेमाओं पर, मौलानाओं पर कोई टिप्पणी करे। तो इसलिए इस तरह के अल्फाज कोई नहीं बोलता है। और जबकि हिंदू इस चीज़ का विरोध खुद नहीं करता कि हवस के पुजारी क्यों कहा जा रहा है। तो जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है उनकी बातों को गहराई में जाइए और समझिए कि वो क्यों कहना चाह रहे हैं, और इस तरह के अल्फाजों पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के मैं इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, जो उन्होंने हवस के पुजारी और हवस के मौलाना क्यों नहीं हो सकता है या धर्मगुरु क्यों नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि पुजारी हो या धर्मगुरु हो, इसको हवस से जोड़ना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इसीलिए कह रहा हूं बाबा बागेश्वर के बयान पर मौलाना बहुत गुस्से में हैं। मौलाना से तो बात कर ली विस्तार न्यूज ने, आम लोगों से और हिंदू धर्म गुरु से भी बात की है। विस्तार न्यूज है, क्या करें, विस्तार से सब कुछ दिखाने की आदत है, वो भी सुन लीजिए। जब आप हवस के पुजारी कह सकते हैं हिंदू धर्मावलंबियों को, हवस का मौलवी, हवस का पादरी क्यों नहीं कह सकते? उनको कहा देंगे तो आपको बहुत नमक लगेगा। लेकिन जब हिंदू समाज पर आक्रमण होता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। निश्चित रूप से जो भी बागेश्वर जी ने बात कहा है यह आचरणीय है। सनातन धर्म के अंदर वो जागरूकता ला रहे हैं
और ऐसे जो संत महात्मा हैं उसकी हिंदू और सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हवस का शैतान बोलना चाहिए, पुजारी नहीं बोलना चाहिए। ये हवस जो है ये आपको मौलवी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये हमें प्रचलन में नहीं है, कहावत नहीं है। जैसे मुआ मुई होता है कि चोर चोर मोसेरे भाई, तो क्यों फूफा के लड़के नहीं हो सकते? जो हवस के शिकार के विषय में लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, इस तरह से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म जो है वो हमारा इतना लचीला है, जिसकी जो इच्छा होती है वही बोलता है और उसकी समझ में आता है कि ये कभी एक नहीं होंगे, हमेशा जो है उंगली उठाते रहते हैं, अन्य धर्मों पे उंगली नहीं उठती। हमने शुरू से देखा है कि चाहे फिल्में हों चाहे बोलचाल की भाषा हो, हिंदू धर्म को लेके ही लोग टारगेट करते हैं। माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का चिंतन जो है राष्ट्र की ओर एक बड़ा चिंतन है। लोग कह रहे हैं इस पर विचार होना चाहिए, राष्ट्र चिंतन का विषय है, लेकिन सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मौलाना बाबा बागेश्वर पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए विस्तार से आपको सब कुछ दिखा रहा था। लेकिन कुछ नहीं समझ पाए हैं तो ये समझाने के लिए आपको सीधे श्याम सिंह तोमर के पास लेकर चलता हूं। न हवस का पुजारी होना चाहिए श्याम जी, न हवस का मौलवी होना चाहिए। ये दोनों ही क्यों होना चाहिए, लेकिन बवाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हो गया है। और बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है हवस का पुजारी और हवस का मौलवी, उसको लेकर जनता जनार्दन, मौलवी, मौलाना, धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु सबको हमने विस्तार से सुना दिया है। अब आपको सुनाना बाकी रह गया, हमारे बाबा श्याम सिंह तोमर क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए। देखिए ज्ञानेंद्र, ये विवाद जो है अगर हम इसके मूल में जाएं तो कहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। धर्मवीर भारती जो कि मशहूर लेखक हैं हिंदी के, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था गुनाहों का देवता। उसके बाद उस पर बहस शुरू हुई और बहस में ये कहा गया कि गुनाहों का देवता क्यों, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं हो सकता। और उसके बाद इसी तरह की शब्दावलियाँ जो सनातन धर्म को लेकर की गई उस पर मंथन चिंतन शुरू हुआ और देश में ये बहस खड़ी हो गई कि आखिर किन कारणों से वाम विचारों के लोगों ने पर्टिकुलर कुछ ऐसी शब्दावलियां गढ़ी जो सनातन को निशाने पर लेती हैं और सनातन को कहीं ना कहीं जो है जार जार करती हैं, तार तार करती हैं। उसके बाद जो बाबा बागेश्वर का जो बयान आया है उसी दिशा में है। हालांकि आप ये ठीक कहते हैं कि हवस का शैतान ही होना चाहिए, न पुजारी होना चाहिए, न मौलाना होना चाहिए, लेकिन ये बहस अभी लंबी चलने वाली है ज्ञानेंद्र, क्योंकि बहुत अरसे से पिछले 50-60 साल से ये जो शब्दावलियाँ गढ़ी गई हैं सनातन को लेकर, वो अब उन पर मंथन चिंतन हो रहा है। राष्ट्रवाद की जो एक लहर चल रही है देश में, उसमें इन पर सवाल उठना लाजमी है और वही हो भी रहा है। चलिए ठीक है श्याम जी, तो हमारे बाबा श्याम सिंह तोमर को आपने सुन लिया और बाकी लोगों को भी हमने सुना दिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कौन सी है, अगली खबर बता दीजिए। गरबा करें कि गौमूत्र पिएं, ये भी अजीब गरीब समस्या है भाई। ये इंदौर से शुरू हुआ विवाद, आखिर में ये पूछना पड़ रहा है कि गरबा करें, नाचे कूदें कि गौमूत्र पिएं। नवरात्रि 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी और सवाल यही बना है। गरबा भी होगा, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है गरबा की। जो गरबा का आयोजन करने वाले हैं वो भी खुश हैं, जो गरबा करने जाने वाले हैं वो भी उत्साहित हैं, और जो हम गरबा दिखाने वाले हैं हम भी कम उत्साहित नहीं हैं। हम तो दिखाएंगे नाचने कूदने वालों को, लेकिन गरबा पर उत्साह के साथ साथ विवाद भी शुरू हो गया है। और विवाद 1 महीने पहले से ही शुरू हो गया है, 1 महीने पहले से शुरू हो गया है। 9 सितंबर को हमारे पास खबर आई थी, रायपुर में गैर हिंदू युवक ने गरबा वर्कशॉप शुरू किया था, तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वर्कशॉप बंद करवा दिया था, जिस पर राजनीति अभी भी जारी। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, गैर हिंदुओं को गरबे में एंट्री पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। इधर इंदौर में भी बीजेपी नेता ने कह दिया है कि भैया जो भी गरबा में आएंगे उनको गौमूत्र पिलाइए। अरे ये मत करिए, गरबा करने दीजिए, गौमूत्र मत पिलाइए। गजब है, मतलब गोमूत्र को गोमूत्र नहीं, गरबा का पास बना दिए हैं। गरबा में घुसने का पास बना दिए हैं कि गोमूत्र पिलाइए और फिर आ जाइए। ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। आज रायपुर में हिंदू संगठनों ने धरना भी दिया, जिसमें गरबा बड़ा मुद्दा था। बहुत राजनीति हो रही है, एक से एक बयान आ रहे हैं। गरबा को लेकर किसने क्या कहा है ये रिपोर्ट देख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। प्रसाद स्वरूप महंत सभी को देना चाहिए,
तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गोमाता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। जितने भी गरबा समिति है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे और साथ ही साथ प्रबंधन में भी चेक करेंगे कि प्रबंधन में सारे जो व्यवस्थापक हैं वो हिंदू है कि नहीं। ये त्यौहार है और त्यौहार की नज़र से त्यौहार को देखें तो बहुत अच्छा लगता है, खुशनुमा माहौल बनना चाहिए। लव जिहाद और ऐसे विद्रोहियों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। गंगा जल और जिसपे अपना गोमूत्र डाला जाएगा और पिलाया जाएगा। मुस्लिमों, ईसाइयों और अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही, जो अनुचित है। अगर अश्लीलता फैलाते हुए कहीं पर भी कोई भी समिति अगर दिखती है तो उसका बजरंग दल विरोध करेगा और अपने तरीके से बंद कराएगा। हम अपनी एकता को कभी खंडित नहीं होने देंगे। भारी हंगामा हो रहा है भाई। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच समझ। इन तमाम बयानों और नियम कानूनों पर पब्लिक क्या सोचती है ये भी दिखाना जरूरी है। गरबा पर हो रही राजनीति को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता क्या कह रही है, सुन लीजिए। गरबा में सभी नियम कानून कड़ाई से लागू होना चाहिए। जब वो हमारे लिए आस्था का विषय है और कुछ लोगों के लिए वो मनोरंजन का विषय हो जाता है। त्यौहार की नज़र से त्यौहार को देखें तो बहुत अच्छा लगता है, खुशनुमा माहौल बनना चाहिए और कौमी एकता का प्रतीक है ये त्यौहार। गैर हिंदू को तो गरबा बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मुसलमान कोई भी है, यदि वो अपने तरफ कट्टर है, हमारे देवी देवताओं की तरफ कट्टर है, तो वो गरबे में भी क्यों जाएंगे। मेरे हिसाब से ये हिंदुओं का त्यौहार है तो हिंदुओं को ही मनाना चाहिए, गैर हिंदू इसमें अलाउड नहीं होना चाहिए। ये हमारा भारत कल्चर है, यहाँ हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, हर किसी को इस चीज़ का अधिकार है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो। वो अपने शौक के ऊपर, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर हमारा शौक जो है हमको वो करना चाहिए। सब सुना दिया। हिंदू संगठन से लेकर नेता और जनता क्या कह रही है, सब सुना दिया। मामला बहुत गर्म है तो दिखाना जरूरी था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा रुकना पड़ेगा। और थोड़ा रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि श्याम जी, गरबा को लेकर राजनीति हो रही है। प्रदेश में लठ लेके गरबा पंडाल तो नहीं चले जाएंगे ये लोग। देखिए ज्ञानेंद्र, पिछले एक दशक को अगर हम देखें तो प्रदेश में कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं विवाद बढ़े हैं, विवाद तूल पकड़े हैं, और जब उनके तह तक गए तो उसमें निकल के आया कि दूसरे धर्म के लोग हैं जो मुस्लिम हैं, उन्होंने यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं कुहासे में ये सब है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि प्रशासन को दखल देना चाहिए और एक ID बनवाना चाहिए। आप जो है गोमूत्र को जो है मत पिलाइए, आप गंगा जल मत छिड़किए, लेकिन ये जरूर करिए कि जो आयोजक हैं वो ID बनाए और जिनको आपने सदस्य के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया है, जिनको आपने सिखाया है गरबा, वो वहाँ गरबा करें। अगर मुस्लिम आना चाहते हैं, जैसे उषा ठाकुर ने, जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रही, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन आपको अपनी माता जी के साथ में आना पड़ेगा, बहन के साथ में आना। आप गरबा जो है खेलिए और शक्ति के, भक्ति के पर्व को जो है एंजॉय करिए। तो अब करना यही होगा, एक पारदर्शिता के साथ चीज़ें करनी होगी, सभी एंजॉय करें, सभी उसमें आए और शक्ति और भक्ति के पर्व को जो है कहीं ना कहीं आस्था के साथ बढ़ाएं, ये होना चाहिए। और प्रशासन को इसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ताकि ये राजनीति और ये विवाद हो ही ना। ठीक है, अभी मैं नीचे एक लोअर लिखा हुआ था बहुत अच्छा कि विवादों में है गरबा, हंगामा है क्यों बरपा। समझ रहे हैं श्याम जी? आप जरूर चले जाइएगा कुर्ता नया खरीद के। गरबा नाचने में आप बहुत इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में खूब नाचे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी छत्तीसगढ़ की खबर बची है। न्याय यात्रा पर बड़े नेताओं का ये कैसा अन्याय। हालांकि बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तो लाए हैं मृगेंद्र पांडे। मृगेंद्र पांडे इस खबर में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ेंगे तो जोड़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मजबूत करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इस न्याय यात्रा में भी कांग्रेस की अंतर्कलह की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा से बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब पदयात्रा कर रही है। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज 130 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। दीपक बैज बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इस पदयात्रा में पार्टी के विधायक, सांसद और प्रमुख नेता भाग तो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहे हैं,
यात्रा में शामिल कांग्रेसी इसको सफल बनाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार में बड़े पदों पर रहे नेता इस यात्रा में नजर नहीं आ रहे हैं। इस पदयात्रा में कौन कौन से नेता शामिल नहीं हुए हैं, जान लीजिए, विस्तार से बता देता हूं। चलिए मेरे बगल में देख लीजिए और पढ़ लीजिए। दीपक बैज की इस यात्रा में अब तक राज्यसभा सदस्य के टीएस तुलसी, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन शामिल नहीं हुए हैं। ये राज्यसभा सांसद कांग्रेस से चुने हुए हैं भाई साहब, छत्तीसगढ़ के। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे ताम्रध्वज साहू भी नजर नहीं आए हैं। इसके साथ ही संगठन के कई और पदाधिकारी भी इस पदयात्रा से दूर हैं, समझ रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी इस तरह बढ़ गई है कि इस पदयात्रा में बने स्वागत मंच पर लगे नेताओं के पोस्टर तक फाड़ दिए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता मंच पर आपस में ही भिड़ गए। देखिए कैसे पोस्टर फाड़ रहे हैं। बालौदा बाजार की तस्वीर है, बालौदा बाजार जिले की तस्वीर है। हालांकि दीपक बैज इस तरह के विवादों की परवाह किए बिना अपनी पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पदयात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे ने खास बातचीत की, सुन लीजिए। आपकी पहली पदयात्रा में संगठन और पिछली सरकार में पूर्व मंत्री रहे तमाम बड़े नेता नहीं आए, उसके पीछे बीजेपी लगातार कह रही है कि गुटबाजी है। बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई संगठन या कोई तमाम बड़े नेता नहीं आए। आपको मैं अवगत करा दूँ, जिस दिन शुभारंभ हुआ उस दिन पूर्व डिप्टी सीएम चरणदास महंत जी और दर्जन भर विधायक, पूर्व मंत्रियाँ शामिल हुए। आज भी देखेंगे तो कई पूर्व मंत्रियाँ, पूर्व वरिष्ठ नेता और तमाम लोग ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा है नहीं, ये बंटवारे का, फूट डालो शासन करो का नीति अपनाती है। कुछ जगहों पर ये भी देखने को आया जो पोस्टर लगे हैं उसको लेकर विवाद हुआ और तमाम तरीके के विवाद हुए, तो उनके लिए क्या कोई संदेश है आपको आने वाले समय के लिए? देखिए, छोटी मोटी बातें हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है, नेता उत्साहित है, तो इसमें तो बड़ा कार्यक्रम है, कहीं 1-2 ऊंच नीच हुआ होगा, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कांग्रेस ने 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा गिरौदपुरी धाम से शुरू हुई थी और कल यानी कि 2 अक्टूबर को रायपुर पहुंचकर खत्म होगी। यात्रा के अंतिम दिन राजधानी रायपुर में कांग्रेस एक बड़ी सभा करेगी। इसी सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। इस पर ज़्यादा जानकारी लेना पड़ेगा मुझे, और जाना पड़ेगा किसके पास पता है आपको? मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, दीपक बैज कह रहे हैं कि भाई मैं तो आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, छोटी मोटी थोड़ी बहुत अगर मान लीजिए कुछ नाराजगी चल रही है तो इसको बीजेपी को इतना तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने पकड़ लिया था दीपक बैज को, पूछ ही लिया सवाल, क्या माना जाए, नाराजगी है या फिर छोटी मोटी नाराजगी ही माना जाए इसे? मृगेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस की जो परंपरा रही है और सरकार जाने के बाद जो खुलकर सामने आया वो सबसे प्रमुख रही है गुटबाजी। अलग अलग नेता, चाहे वो बस्तर के हों, सरगुजा के हों, रायगढ़ के हों, नेताओं ने खुलकर बयानबाजी की है। तो इसको आप गुटबाजी को एकदम स्पष्ट देख सकते हैं, कोई दबी छिपी गुटबाजी नहीं है। सार्वजनिक मंचों पर नेताओं ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की, काम नहीं किया, एक विशेष वर्ग का ध्यान रखा गया, तमाम चीज़ें खुले मंच से आई हैं। तो गुटबाजी को दीपक बैज भी नकार नहीं रहे, सिरे से खारिज नहीं कर रहे। और उनकी जो यात्राएं हैं, जो हमने बताया या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि राज्यसभा सदस्य, 3 राज्यसभा सदस्य जो बड़े नेता होते हैं छत्तीसगढ़ कोटे से गए हैं, वो अगर पदयात्रा में शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पदयात्रा में शामिल नहीं होते हैं, तो सवाल उठता है। क्योंकि दीपक बैज जो ये पदयात्रा कर रहे हैं एक तरह से कांग्रेस के मेकओवर की पदयात्रा है। सत्ता से बाहर जाने के बाद जो कांग्रेस कमजोर, लस्त, असहाय पड़ी थी, उसे रिचार्ज करने की यात्रा है। ऐसे में इन बड़े नेताओं का आना जरूरी हो जाता है, राष्ट्रीय नेताओं का आना जरूरी हो जाता है। आप तुलना कीजिए दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े नेता आते ही हैं। हालांकि दीपक बैज ने यह भी हमको बताया कि कल सचिन पायलट उनकी यात्रा के समापन में आएंगे, तो कुल मिलाकर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दीपक बैज ने ये यात्रा निकाली और 130 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि लंबे समय हमने पिछले 10 साल में किसी नेता को नहीं देखा जो 130 किलोमीटर की पदयात्रा किया हो और उसमें पूरी एक पार्टी लग गई हो।
तो आप समझिए कि इस यात्रा के काफ़ी मायने हैं और दीपक बैज उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस का एक थोड़ा इससे मेकओवर होगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी हैं और उस चुनाव में नगरीय निकाय चुनाव है निश्चित तौर पर मृगेन जी, सामने नगरीय निकाय चुनाव है और समापन के दिन में जो आज आपने सवाल है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी नज़रों से मैं देखना समझना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की सियासत को। जो आज आपने देख लिया, भांप लिया, समझ लिया और विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को समझा दिया, कहीं मान लीजिए समापन के दिन मंच पर अगर ऐसा दिखा तब तो मुहर ही लग जाएगी कि भाई साहब मनमुटाव बहुत ज़्यादा है और एकजुटता नहीं है। लेकिन फिर भी दीपक बैज मेहनत कर रहे हैं तो उनको मेहनत करने दीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका मृगेन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप ऑफिस जाते हैं या आप किसी काम में फंसे होते हैं या आपको खाना बनाना है या तो आपके पति ऑफिस जा रहे हैं, उनकी तैयारी करना है और इसी बीच बच्चा रोने लगता है तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप उसे ऐसे मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं लो बेटा मोबाइल देख लो। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये हर घर की कहानी है, मेरे घर में भी यही होता है कि बेटा ये लो मोबाइल देख लो, तब तक कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। बच्चा जैसे ही मोबाइल लिया वो अपने मन की चीजें देखने लगता है, अपने मन की चीजें देखने लगता है और शांत हो जाता है। आपको लगता है कि बच्चे को शांत कराने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। दिन भर बच्चे को देखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए आप क्या करते हैं कि बच्चे को मोबाइल देके चुप करा देते हैं। लेकिन होता क्या आपको पता है? इसी 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात में मैंने कई ऐसी खबरें दिखाई हैं कि माँ बाप आज बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। क्यों? बच्चे ने जान दे दी है भाई साहब, बच्चे ने जान दे दी है। इसलिए इस खबर को देखिएगा, इस खबर को देखिएगा, सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा और सीखिएगा, समझिएगा कि अगर ये लोग ऐसा प्रयास करके बच्चों से मोबाइल छुड़वा सकते हैं तो क्या हम आप घर में ये कोशिश नहीं कर सकते हैं? ये हमारे और आपके बच्चों का सवाल है। और इसी मोबाइल में न जाने वो क्या क्या देखकर किस तरह से दिमाग चलाने लगते हैं कि गेम ऐसा होता है कि गेम में अपनी जान दे देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चे ऐसा? इसीलिए कह रहा हूं कि मोबाइल की लत छुड़ाने का प्रयास माँ बाप भी करें। विस्तार न्यूज ऐसी खबरों को लाता रहेगा जिसके सहारे, जिसके जरिए आप अपने बच्चों का मोबाइल छुड़वा सकते हैं। कोशिश कीजिए, इन टीचरों ने कोशिश की है, आप भी कोशिश कीजिए। इन्होंने दूसरे के बच्चों के लिए कोशिश की है, आप अपने बच्चों के लिए कोशिश कीजिए। इस खबर को देखिएगा जरूर और इस खबर से सीख लीजिएगा और तय कीजिएगा, प्रण कीजिएगा कि बच्चे मोबाइल कम से कम देखें, ना देखें, ये ज़्यादा बेहतर है। आजकल बच्चों के मोबाइल की लत मम्मी पापा के लिए चिंता की बात हो गई है। कुछ बच्चे तो मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते। कार्टून देखने के लिए या गेम खेलने के लिए बच्चे हमेशा मोबाइल की जिद करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में टीचर्स ने मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। दो तस्वीरें हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले का है। कनहर वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मम्मी पापा हमेशा शिकायत करते थे। शिक्षकों से कहते थे कि बच्चे दिन भर मोबाइल देख रहे हैं। शिक्षकों के समझाने का भी बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता था, जिसके बाद महिला टीचरों ने एक प्रयोग किया। महिला टीचरों ने 2 बच्चियों की आंखों में पट्टी बांधी और लाल रंग लगाकर बहता हुआ खून दिखाया। फिर असेंबली में बच्चियों को बारी बारी से सभी बच्चों के पास ले जाया गया और बताया गया कि लगातार मोबाइल देखने के कारण बच्चियों की आंखें खराब हो गईं। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। कुछ बच्चे डर के मारे रोने लगे। इस ड्रामा का तुरंत असर भी हुआ। बच्चे मोबाइल हाथ में लेने से डर रहे हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए। देर तक देखे थे? कार्टून और रील देख रहे थे क्या? यस मैम। नेक्स्ट टाइम मोबाइल नेक्स्ट टाइम मोबाइल देखेंगे क्या? नेक्स्ट टाइम मोबाइल देखेंगे क्या? उससे बच्चे लोगों को ये पता चल रहा था कि हमें फ़ोन नहीं देखना चाहिए। बता दो इन लोगों को मोबाइल लिखना है, लिखना है मोबाइल। हाँ देखिए ना कितना दर्द हो रहा था।
अभी पहले वो वाले एक्टर था पर अब नहीं देखते हैं। जो एक्ट दिखाया गया था मोबाइल को लेके, उसको देख के मेरे बच्चे बहुत प्रभावित हुए हैं। कान पकड़िए, आपके बाद कभी मोबाइल पकड़िए जल्दी। देखिए मेरे हाथ में कितना खून है। पहले मोबाइल में ज़्यादा देखते थे, अब नहीं देखते। मैं जब सैटरडे को बच्चे लोग नाटक किए थे तब से मैं छोड़ दी। मुझे लगता है कि ऐसा एक्ट हर स्कूल में होना चाहिए जिससे बच्चे की मानसिकता को परिवर्तित किया जा सकता है। ये सीन देखकर बाकी बच्चे मोबाइल से दूर भागने लगे। जब बच्चों को मोबाइल दिखाया गया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी, ये भी सुन लीजिए। मोबाइल को देखने का चलन बच्चे लोगों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका असर उनके पढ़ाई लिखाई पर भी हो रहा है। तो हम लोगों ने कुछ तरीका ऐसा सोचा कि बच्चे लोग जिसे देख करके तत्काल उसे अपने आप में एक्सेप्ट करें और पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगाया जाए, क्योंकि बच्चे सिर्फ बोलने से नहीं मानते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से बच्चों के सामने एक्ट प्रस्तुत किया जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बच्चे लोगों के ऊपर रहा है। इसका असर उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी होगा और मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। मोबाइल के प्रति ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट हो गया है, जिस कारण उनके आंखों पे, उनके मस्तिष्क पे जो है देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारियाँ, मानसिक रूप से बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। और उस वीडियो के माध्यम से, उस एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है कि जो है मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम जो हैं वो आगे क्या हो सकते हैं। और इससे जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी समझना चाहिए कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दें। अच्छी पहल है भाई साहब। बच्चों की इस लत को छुड़ाने के लिए काफ़ी अच्छी पहल की है महिला शिक्षकों ने। इस प्रयोग से इस स्कूल के बच्चों के अंदर एक बदलाव हुआ है। बच्चे अब मोबाइल कम चला रहे हैं, जिससे परिजन भी खुश हैं। अगली खबर क्या है ये बता देता हूँ। नाम में बहुत कुछ रखा है। लोग कहते हैं डायलॉग है, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में क्या रखा है? थोड़ी फिल्मी डायलॉग है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, सरकारी योजनाओं का नाम बदल दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का नाम बदल दिया है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना हो गया और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना कर दिया गया है। जिसकी सरकार आती है वो बदलते रहता है। हमारी सरकार आई, हम आपको बदल देंगे। इधर इनकी सरकार आई तो ये इनकी बदल दी है। ये सब चल रहा है। बहुत बड़ा फैसला है राज्य सरकार का। अब इतनी बड़ी बात है तो फिर घमासान तो मचेगा ही। राजनीति तो शुरू हो ही गई है। अरुण साव और दीपक बैजाम ने सामने आ गए हैं। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, पहले ये सुन लीजिए, फिर खबर विस्तार से बताता हूँ। सुनाइए। सरकार के पास पैसा भी नहीं है, धरातल में जमीन स्तर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से अपराध और घटनाएं घट रही है, सरकार नाम बदलने तो माहिर है। कहीं गृह मंत्री का नाम भी ना बदल दे, कहीं मुख्यमंत्री अपना नाम भी ना बदल दे। पूर्व में ये योजनाएं उन्हीं नामों से चल रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। फिर से उन योजनाओं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया। ये काम तो कांग्रेस ने किया, केवल और केवल नाम बदलने का, नाम की पट्टिका लगाने का। और हम तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। बड़ी खबर है। खैर, ये नाम बदलने की चिंगारी कांग्रेस ने ही सुलगाई थी। 2018 में जब कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो उस वक्त रमन सरकार के 9 योजनाओं के नामों को बदल दिया गया था। कांग्रेस नहीं बदलती तो बीजेपी नहीं बदलती। ये भी गजब है। दीनदयाल, मैंने कहा ना कि जिसकी सरकार है वो, अगर उसने चिंगारी सुलगाने की बात अगर हम कह रहे हैं तो उन्होंने बदला था, इसलिए ये बदल रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रकाश योजना कर दिया गया था। ऐसे ही कुल 9 योजनाओं का नाम कांग्रेस ने बदला था, जिस पर बयानबाजी हुई थी। और नाम फिर बदला है।
राजनीति शुरू हो गई। खैर, योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति का पूरा गुड़ा भाग समझाने हमारे साथ फिर से कौन आ रहा है? मृगेंद्र पांडे आ रहे हैं। और मृगेंद्र पांडे, जरा ये बताइए कि आज तो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भी ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है और किस तरह की राजनीति हो रही है, इस पर आप विस्तार से अपना विश्लेषण कीजिए। मृगेंद्र जी। देखिए, पंकज झा विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने वाले नेता हैं। आज वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया एडवाइजर है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से योजनाओं को लेकर ट्वीट किया और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछा कि आपने भी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इन योजनाओं का नाम बदला था और आज बीजेपी सरकार ने इसे बदलकर वापस दोबारा वही नाम किया है। कुल मिलाकर नाम की पॉलिटिक्स से आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के पितृपुरुषों, पूर्व प्रधानमंत्री, तमाम नेताओं के नाम पर योजनाओं को किया गया। और अब 5 साल बाद, क्योंकि ये सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि पिछली जो बीजेपी की सरकार थी वो 15 साल चली थी और योजनाओं का नाम भाजपा के नेताओं के नाम पर था, तो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के आधार पर कांग्रेस ने उन नेताओं के नाम की योजनाओं को बंद किया या बदल दिया। अब क्योंकि 5 साल में ही कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई, बड़ी बहुमत की सरकार 35 विधायकों वाली विपक्ष में बैठ गई, तो बीजेपी ने भी उन योजनाओं के नाम बदलने का काम किया और एक बार फिर कुल मिला के वही जो मैंने शुरू में बोला, मृगेंद्र भाई, कुल मिला के वही जो मैंने शुरू में बोला कि सरकार बदली है, नाम भी बदलेगा। नाम में क्या रखा है, ये डायलॉग ठीक नहीं है, नाम में बहुत कुछ रखा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? जो माता पिता को घर में ना रख सके वो औलाद ही नहीं है, वो कैसी औलाद है? इस खबर को देखकर, इस खबर को पढ़कर गुस्सा आ रहा है और इसीलिए लिखा हूं। सीधे उन लोगों पर चोट है, आज उन लोगों पर सवाल है जो माता पिता को घर पर ना रख सकें, वो कैसी औलाद है? वो कैसे? चलिए जानते हैं आज क्या है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। पूरी दुनिया में बूढ़ों के साथ हो रहे गलत व्यवहार, बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1991 में इसकी शुरुआत की थी। आप भी अपने दादा दादी और नाना नानी से प्यार करते हैं ना? घर के बड़े बूढ़ों से सलाह लेते होंगे, उनका मान सम्मान करते होंगे। घर के बड़े बूढ़े भी अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दुख होता है जब कोई बुजुर्ग वृद्धाश्रम में मिलते हैं, अपने ही उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, साथ नहीं रखते हैं। बहुत दर्दनाक कहानी बताने जा रहा हूं, सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तस्वीरें देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिनको बुढ़ापे में अपनों का सहारा नहीं मिला, अपने ही बच्चों ने इन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिनकी कोख से पैदा होते हैं, उनकी इज्जत ना कर सके। ये कैसी औलाद है जिसके बाद ये लोग अब आश्रमों में रहने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। किसी के तो सर 7-7 बच्चे रहते हैं, करोड़ों की संपत्ति है, तो भी उनको कोई रखने वाला नहीं है। भाई बहन है, मेरा शादी नहीं हुआ है, उन लोग फिर बाद में निकाल दिए। निकाल देने से फिर कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। लड़का इंजीनियर है, लड़की CS है, दोनों को पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी यहाँ तक कि हमारे पास किराए पटाने के लिए पैसा नहीं। भाई के यहाँ गए मेरे ससुराल में, उन्होंने भी हमें भगा दिया, कोई साथ नहीं दिया, सब पीछे हट गए। बेटा गैरेज में वर्करों के साथ पीना शुरू कर दिया। वो इतना पीने लगा, सुबह शाम था, फिर मेरे को पीटने लगा, बहुत मारता है, हाथ से। मैं घर से बार भाग जाती थी यहाँ वहाँ छुपने के लिए। धीरे धीरे परिवार जो है टूटने लगे हैं, 2 लोग 3 लोग इस टाइप के होने लगे हैं। इनका दुख बहुत बड़ा है। नीतीश गर्ग मेरे सहयोगी जो ये रिपोर्ट बना कर लाए हैं, ये जो बेटा है ना जिसने अपनी मां को मारा है, इसको विस्तार न्यूज के स्क्रीन पर लाऊंगा। मेरा वादा है इस बेटे को बहुत कंट्रोल और बहुत नियंत्रण कर रहा हूं अपनी जुबान पर। मैं इस बेटे को दुनिया के सामने लाऊंगा। विस्तार न्यूज का रिपोर्टर
इस बेटे को ढूंढ कर लाएगा जो अपनी मां को मारकर घर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया है। मां को मारा है शराब के नशे में, मां को मारा है बेसुध होकर। ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। समाज में हमारा काम है आईना दिखाना और ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो अपनी मां की आंखों के आंसू को नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को, ताकि अगला कोई बेटा अपनी मां को इस तरह से जलील ना करे, उसके साथ मारपीट ना करे। सोचिए, जिसने अपनी कोख में 9 महीने आपको पाला हो, सोचिए रात में जब आप सुसु कर देते होंगे तो आपको गीले बिस्तर में खुद सो के आपको सूखे बिस्तर में सुलाकर रात बिताई हो, रात किसी तरह से काटा हो। उस मां को आप मारेंगे, उस पर हाथ उठाएंगे? शर्म आना चाहिए ऐसे। और इसीलिए कह रहा हूं मैं कि जो अपने मां बाप को घर में नहीं रह सकते वो कैसी औलाद है। इनको समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए। ये लोग जो अपने माता पिता का दर्द नहीं समझ सकते, उन्हें औलाद मानना ही नहीं चाहिए। इस खबर में बहुत बोलने का मन कर रहा है, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन याद रखिएगा, उस मां के आंसू को जाया नहीं जाने दूंगा। उस बेटे को दिखाऊंगा स्क्रीन पर ताकि उसे शर्म आए और कोई दूसरा बेटा अपनी मां के साथ ऐसा नहीं। नमस्कार।